नमस्कार दोस्तों, डैफोडिल कोचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में करंट अफेयर की इस क्लास में मैं अंबिका प्रसाद शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज है 21 मई और कल तक के चर्चा में रहे विषयों पर आज हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि मधुमक्खी दिवस मतलब मधुमक्खी दिवस कब बनाया गया? मधुमक्खी दिवस कब मनाया गया? दोस्तों क्या है कि हाल ही में मधुमक्खी दिवस बनाया गया है और वो कब बनाया गया है? वो बनाया गया है 20 मई को। कब बनाया गया है? 20 मई को। यानी 20 मई को क्या है? मधुमक्खी दिवस बनाया गया है। और यह कब से बनाना प्रारंभ हुआ? यह 2018 से बनाना क्या है? प्रारंभ हुआ। यानी 2018 से बनाना क्या है? ये प्रारंभ हुआ। और इस वर्ष की थीम क्या थी? इस वर्ष की थीम क्या थी? बी इंगेज्ड। इस वर्ष की थीम क्या थी? बी इंगेज्ड। इस वर्ष की थीम क्या थी? बी इंगेज्ड। यानी क्या है कि 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस बनाया गया और इस वर्ष की थीम क्या थी? इस वर्ष की थीम थी बी इंगेज्ड। इस वर्ष की थीम क्या थी? बी इंगेज्ड। अब चलते हैं आगे के क्वेश्चन पर। हाल ही में चर्चा में काला पानी विवाद। हाल ही में चर्चा में काला पानी विवाद क्षेत्र को किस देश ने अपने अधिकार क्षेत्र में दिखाया है? अपने अधिकार क्षेत्र में दिखाया है। यानी ये जो काला पानी विवाद चल रहा है या ना काला पानी जो क्षेत्र है, यानी काला पानी विवाद जो चल रहा है किस देश ने अपने से अधिकार क्षेत्र में दिखाया, यानी किस देश ने इसे अपना होने का दावा किया है? तो वो किया है नेपाल ने। वो किसने किया है? नेपाल ने क्या है कि अपना नक्शा जारी किया है और अपने इस नक्शे में काला पानी क्षेत्र को अपने नक्शे में प्रदर्शित किया है। बात क्या हुई कि भारत ने अभी काला पानी विवाद क्षेत्र है ना, भारत और नेपाल की सीमा पर है। भारत और नेपाल की सीमा पर है। बात क्या हुई कि भारत ने अभी इसके पास लिपू लेक दर्रे के पास एक सड़क का निर्माण किया है। लिपू लेक, इसी काला पानी क्षेत्र है ना, इसी के पास लिपू लेक दर्रा है और इसी पे क्या है? भारत ने एक सड़क का निर्माण किया है। इसे क्या नेपाल ने विवादित ठहराया है? विवादित ठहराया है। अब नेपाल ने क्या किया? इस क्षेत्र को क्या है? नए लक्ष्य में अपने अधिकार क्षेत्र में बताया है। अपने अधिकार क्षेत्र में किसको बताया है? काला पानी क्षेत्र को। अब ये कहां स्थित है? ये स्थित है उत्तराखंड में। ये लिपू लेक क्षेत्र कहां स्थित है? उत्तराखंड में। लिपू लेक क्षेत्र कहां स्थित है? उत्तराखंड में। कहां स्थित है? उत्तराखंड क्षेत्र में। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिपू लेक दर्रे पर क्या है? एक सड़क का निर्माण करवाया है। एक सड़क का निर्माण का क्या है? उद्घाटन किया है। और यह सड़क मानसरोवर की यात्रा के लिए हमें रास्ता प्रदान करती है। ये किसके लिए बनाई गई है? मानसरोवर की यात्रा के लिए क्या है? बनाई गई है। तो आप इसको भी ध्यान में रखिए। कहां बनाई गई है? लिपू लेक दर्रे के पास।
और काला पानी क्षेत्र भी यहीं से संबंधित है। लिपुलेख दर्रे के पास ही काला पानी क्षेत्र है। तो नेपाल ने इसे क्या है विवादित बताया और नेपाल ने फिर काला पानी क्षेत्र को क्या है अपने अधिकार क्षेत्र में दर्शाया। नेपाल ने अब क्या है अपने अधिकार क्षेत्र में इसे दर्शाया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में अपने देश भारत को किस कार्यकारी क्षेत्र का सदस्य चुना गया है, या कार्यकारी बोर्ड का किस कार्यकारी बोर्ड का सदस्य चुना गया है। यानी अपने देश भारत को किस कार्यकारी बोर्ड का सदस्य चुना गया है। यह किस बोर्ड का चुना गया है, ये चुना गया है WHO का। किसका चुना गया है WHO का। WHO क्या है एक कार्यकारी सभा का गठन किया गया और इसमें सदस्यों को चुना गया और इसमें क्या है अपने देश भारत को भी क्या है शामिल किया गया। अब इस बोर्ड का जो अध्यक्ष है हमारे लिए खुशी की बात है कि इस बोर्ड का जो अध्यक्ष है वो हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को चुना गया है। किसको चुना गया है हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को चुना गया है। क्या हुआ कि WHO ने एक कार्यकारी बोर्ड का गठन किया जिसके तहत अपने देश भारत को इसका सदस्य चुना गया है और इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है डॉक्टर हर्षवर्धन को। इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है डॉक्टर हर्षवर्धन को जो कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं। अब बात करते हैं WHO की। WHO के बारे में मैंने आपको कल भी बताया था। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। इसकी स्थापना कब हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। मैंने लास्ट वीडियो में आपको पूछा था कि इसका हेडक्वार्टर कहां पे है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको पूछा था कि इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, तो इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में। हेडक्वार्टर कहां पे है जेनेवा में। और इसके प्रेजेंट टाइम में चेयरपर्सन कौन है, इसके चेयरपर्सन है टेड्रोस अधानोम। चेयरपर्सन कौन है टेड्रोस अधानोम। टेड्रोस अधानोम। ये बात हुई WHO की कार्यकारी बोर्ड के बारे में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश को कोरोना मुक्त घोषित किया गया है। कोरोना मुक्त घोषित किया गया है। यानी कौन सा जो केंद्र शासित प्रदेश है जिसे कोरोना मुक्त घोषित किया गया है। किसे किया गया है, ये किया गया है यानी कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जिसे कोरोना मुक्त घोषित किया गया है। तो किसे किया गया है, ये किया गया है लद्दाख को। किसे घोषित किया गया है लद्दाख को। यानी लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है उसे कोरोना मुक्त घोषित किया गया है और यह पहला केंद्र शासित प्रदेश है जिसे कोरोना मुक्त घोषित किया गया है। यानी कि पहला केंद्र शासित प्रदेश है जिसे क्या है कोरोना मुक्त घोषित किया गया है। अब बात करते हैं लद्दाख की। तो लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहाँ पे क्या होता है कि राज्यपाल न होकर उपराज्यपाल होते हैं। तो यहाँ के उपराज्यपाल कौन है, उपराज्यपाल है यहाँ के राधा किशन माथुर।
कौन है? राधा किशन माथुर। यहाँ के उपराज्यपाल कौन है? राधा किशन माथुर, यानी आर के माथुर यहाँ की क्या है? उपराज्यपाल है। आर के माथुर। अब एक बात लद्दाख से आप ध्यान रखना, लद्दाख में है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। लद्दाख में क्या है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? लद्दाख में। और यह भारत का, यानी हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है। अब बात हुई कोरोना मुक्त की। ये तो पहला केंद्र शासित प्रदेश है जिसे कोरोना मुक्त किया गया है, लेकिन कौन सा राज्य है जिसे केंद्र कोरोना मुक्त घोषित किया गया है? लेकिन कौन सा राज्य है जिसे कोरोना मुक्त किया गया है? यानी गोवा राज्य को, गोवा राज्य पहला राज्य है जिसे कोरोना मुक्त घोषित किया गया है। गोवा राज्य पहला राज्य है जिसे कोरोना मुक्त किया गया है। इसके बाद मणिपुर को भी कोरोना मुक्त घोषित कर दिया गया है। आप पहले राज्य को याद रखें कि गोवा एक पहला ऐसा राज्य है जिसे कोरोना मुक्त घोषित किया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेशनल टेस्ट अभ्यास, नेशनल टेस्ट अभ्यास, नेशनल टेस्ट अभ्यास किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? नेशनल टेस्ट अभ्यास एक कार्यक्रम है, वो कौन से मंत्रालय ने लॉन्च किया है? ये कौन से मंत्रालय ने लॉन्च किया है? ये किया है मानव संसाधन मंत्रालय ने, मानव संसाधन मंत्रालय ने। अब बात करते हैं कि नेशनल टेस्ट अभ्यास क्या है। नीट और जेडब्ल्यू जैसे एग्जामों के लिए, नीट और जेडब्ल्यू जैसे एग्जामों के लिए अभ्यास करने के लिए जो मॉक टेस्ट हैं वो इसमें क्या है? फ्री प्रोवाइड करवाए जाएंगे। मॉक टेस्ट क्या है? फ्री प्रोवाइड करवाए जाएंगे और उसका रिजल्ट भी तुरंत दिया जाएगा। ये है नेशनल टेस्ट अभ्यास। किसने जारी किया है? मानव संसाधन मंत्रालय ने। किसने जारी किया है? मानव संसाधन मंत्रालय ने। वर्तमान में मानव संसाधन मंत्रालय के मंत्री कौन है? वर्तमान में मानव संसाधन मंत्रालय के मंत्री हैं रमेश कुमार पोखरियाल। कौन है? रमेश कुमार पोखरियाल। यानी वर्तमान में मानव संसाधन मंत्रालय के मंत्री कौन है? रमेश कुमार पोखरियाल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? यानी नाबार्ड एक बैंक है या एक संस्था है जिसके अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? ये चुने गए हैं गोविंद राजुलू। ये कौन चुने गए हैं? गोविंद राजुलू। यानी नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? गोविंद राजुलू। गोविंद राजुलू नाबार्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। अब ये नाबार्ड क्या है? नाबार्ड की फुल फॉर्म होती है नेशनल बोर्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या होती है? नेशनल बोर्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या होती है? नेशनल बोर्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? गोविंद राजुलू। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1982 में।
इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, यानी इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? मुंबई में। नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? गोविंद राजू। और नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 में। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? मुंबई में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। WHO को 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता किस देश ने प्रदान की है? यानी 2 बिलियन डॉलर फंड है जो किस देश ने WHO को दिया है? किस देश ने प्रदान की है? मैंने कल भी बताया था आपको कि WHO को क्या है? फंडिंग दी जाती है। और वो फंडिंग कौन देता था? सबसे ज्यादा अमेरिका देता था। लेकिन क्या हुआ? अमेरिका चीन को कोरोना के प्रति दोषी मान रहा है और WHO को से इसकी निष्पक्ष जांच करने की मांग कर रहा है। इसलिए WHO की फंडिंग है वो अमेरिका ने रोक दी है। तो अब इसकी 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता किसने की है? ये सहायता की है चाइना ने। किसने की है? चीन ने। चीन ने 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता की है। मैंने कल भी आपको बताया था कि इससे पहले भी चीन ने 30 मिलियन डॉलर की सहायता WHO को दी थी। 30 मिलियन डॉलर की सहायता भी इससे पहले चीन ने दी थी। अब बात करते हैं चीन से लेके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की। चीन ने अपना पहला मंगल मिशन जो अभी लॉन्च किया है उसका नाम रखा है तियानवेन फर्स्ट। क्या रखा है? तियानवेन फर्स्ट। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान में रखना कि चीन ने अपने पहले मंगल मिशन का क्या नाम रखा है? तियानवेन फर्स्ट। अब चीन ने अपनी डिजिटल करेंसी भी जारी की है। डिजिटल करेंसी भी चीन ने जारी की है। उसका नाम क्या रखा है? DCEP। यानी DCEP क्या है? चीन की नई डिजिटल करेंसी है। एक चीन ने और उपग्रह लॉन्च किया है, उसे कहते हैं लॉन्ग मार्च 5। यानी लॉन्ग मार्च 5 भी उपग्रह किसने लॉन्च किया है? चाइना ने लॉन्च किया है। ध्यान में रखना 3 महत्वपूर्ण चीजें। पहले मंगल मिशन का नाम क्या रखा है? तियानवेन फर्स्ट। डिजिटल करेंसी का नाम क्या रखा है? DCEP। और लॉन्ग मार्च 5 भी किसने लॉन्च किया है? चाइना ने। यह बात हुई चाइना से लेकर वर्तमान में चल रहे महत्वपूर्ण तथ्यों की। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में किस देश की पत्रकार मनमीत कौर यानी किस देश की पत्रकार मनमीत कौर को ब्रिटिश सम्मान से सम्मानित किया गया है। यानी किस देश की पत्रकार है मनमीत कौर जिसे ब्रिटिश सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये किस देश की पत्रकार है? ये पत्रकार है हमारे नापाक पड़ोसी पाकिस्तान की। किस देश की पत्रकार है? हमारे नापाक इरादे वाले पड़ोसी पाकिस्तान की। अब पाकिस्तान की बात है तो पाकिस्तान से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ते हैं। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? राजधानी है इस्लामाबाद। राजधानी क्या है? इस्लामाबाद।
और प्रधानमंत्री कौन है? क्रिकेटर इमरान खान। प्रधानमंत्री कौन है? क्रिकेटर इमरान खान। इमरान खान। और राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। कौन है? आरिफ अलवी। पाकिस्तान से पढ़ा हमने, राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। और इनके प्रधानमंत्री कौन है? क्रिकेटर इमरान खान। और राष्ट्रपति कौन है? आरिफ अलवी। अब पाकिस्तान से वर्तमान में चर्चा में एक बात नाम याद रखना, आयशा मुगल। ये आयशा मुगल है, ये ट्रांसजेंडर है। ये आयशा मुगल क्या है? ट्रांसजेंडर है। और पाकिस्तान ने इसे यूएन में भेजा है। पाकिस्तान ने इसे किस में भेजा है? यूनाइटेड नेशन में भेजा है। यानी संयुक्त राष्ट्र में आयशा मुगल को पाकिस्तान ने यूएन में भेजा है। ये आयशा मुगल विश्व की यूएन में जाने वाली पहली ट्रांसजेंडर है। ये आयशा मुगल यूएन में जाने वाली विश्व की पहली ट्रांसजेंडर है। एक बात और ध्यान में रखना, राहुल देव। ये राहुल देव पाकिस्तान के पहले हिंदू है जिन्हें एयरफोर्स में शामिल किया गया है। ये राहुल देव पाकिस्तान के पहले हिंदू है जिसे किसमें शामिल किया गया है? एयरफोर्स में। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ध्यान में रखना, भारत और पाक बॉर्डर को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ। भारत और पाक बॉर्डर को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ। और इसी प्रकार भारत और चाइना के मध्य बॉर्डर को क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं मैकमोहन। क्या कहते हैं? मैकमोहन। इसी प्रकार अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य रेखा को क्या कहते हैं? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य रेखा को क्या कहते हैं? डूरेंट रेखा। क्या कहते हैं? डूरेंट रेखा। इसी प्रकार अमेरिका और कनाडा के बीच की सीमा को क्या कहते हैं? 49 डिग्री चैनल। कौन सा चैनल कहते हैं? 49 डिग्री चैनल। इसी प्रकार उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया यानी साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच कौन सी रेखा है? 38 डिग्री। कौन सी रेखा है? 38 डिग्री। आप ये याद रखें, अक्सर एग्जामों में पूछी जाती है। अमेरिका और कनाडा के बीच कौन सी है? 49 डिग्री। और उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य कौन सी है? यह है 38 डिग्री। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत रेलवे ने 12,000 हॉर्स पावर वाले रेलवे इंजन का निर्माण किया है। रेलवे इंजन का निर्माण किया है। यह कहां किया गया है? इसका निर्माण कहां किया गया है? यानी भारत ने क्या है, अब तक की सर्वाधिक क्षमता वाला यानी 12,000 हॉर्स पावर वाला एक रेलवे इंजन का निर्माण किया गया है। और इसका निर्माण कहां किया गया है? इसका निर्माण कहां किया गया है? यानी 12,000 इंजन हॉर्स पावर वाले रेलवे इंजन का निर्माण कहां किया गया है? तो यह किया गया है माधेपुर बिहार में। कहां किया गया है? माधेपुर बिहार में। यानी आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है कि 12,000 हॉर्स पावर वाले रेलवे इंजन का निर्माण कहां किया गया है? माधेपुर बिहार में। एक और क्वेश्चन बता देता हूं मैं कि इंडियन स्टील एसोसिएशन आज का लास्ट सवाल, इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं?
इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए हैं दिलीप ओमान। कौन चुने गए हैं? दिलीप ओमान। इसी के साथ आज के करंट अफेयर्स को हम समाप्त करते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।